हेलो बच्चों, मैं हूं मोनिका यादव और आज मैं आपसे बात करने वाली हूं 12th क्लास के जीव विज्ञान विषय के तीसरे चैप्टर मानव जनन के 9वें भाग अभ्यास प्रश्न पे। तो बच्चों, इससे पहले हमने 1 से 5 अभ्यास प्रश्न कर लिए हैं, तो अब शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न 6। तो बच्चों, क्या है क्वेश्चन कि शुक्राणु जनन क्या है, संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करें। ठीक है, तो किसकी शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करना है। ठीक है बच्चों, तो हमने ये पहले भी पढ़ लिया था, तो अब पढ़ते हैं कि जो शुक्राणु जनन है वो क्या होता है। तो वर्ण में जनन उपकला कोशिकाओं से क्या होता है बच्चों, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण एवं परिपक्वन की क्रिया ही क्या कहलाती है बच्चों, शुक्राणु जनन कहलाती है। ठीक है ना, शुक्राणुओं के निर्माण की और परिपक्वन की जो क्रिया है वही क्या कहलाती है बच्चों, वही शुक्राणु जनन कहलाती है। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे कि शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है। तो देखो बच्चों, शुक्र जनन नलिकाओं की जो भीतर की परत होती है उसमें क्या उपस्थित होती है बच्चों, उसमें शुक्राणु जन कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है ना, और ये क्या करती हैं, ये समसूत्री विभाजन के द्वारा संख्या में वृद्धि करती हैं। ठीक है ना, जो शुक्राणु जन कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं बच्चों, वो अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं। किसके द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा। ठीक है बच्चों, फिर आता है कि प्रत्येक शुक्राणु जन द्विगुणित होता है। ठीक है ना, जो शुक्राणु जन होती है कोशिका वो क्या होती है बच्चों, द्विगुणित होती है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, द्विगुणित है तो उसमें गुणसूत्रों के 2 सेट होंगे, तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 46 होगी। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि अब शुक्राणु जन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, पहले समसूत्री विभाजन हुआ जिससे उसने अपनी संख्या बढ़ाई, अब क्या होगा, अब उसमें बच्चों अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होगा। ठीक है बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बन रहा है, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं बन रही हैं। ठीक है बच्चों, अब एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका क्या करेगी, प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन करेगी बच्चों। ठीक है, जो प्राथमिक कोशिका है, जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है वो क्या करेगी, प्राथमिक या फिर कहें कि प्रथम अर्धसूत्री विभाजन करेगी। ठीक है बच्चों, अब उससे क्या बनेगा, जो उसने अर्धसूत्री विभाजन किया है उससे क्या बनता है बच्चों, उससे 2 समान अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, क्या 2 समान अगुणित कोशिकाएं बन गई, जिन्हें क्या कहते हैं बच्चों, जिन्हें द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, जो प्रथम जो शुक्राणु कोशिकाएं थी वो क्या करी, उन्होंने अर्धसूत्री विभाजन किया जिससे क्या बनी, 2 समान अगुणित कोशिकाएं बनी, जिन्हें क्या कहा बच्चों, जिन्हें द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कहा। ठीक है, अब बात आती है कि इस प्रक्रिया से निर्मित प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे बच्चों, प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं बच्चों, 23 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो अब आगे क्या होगा, जो ये दो द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं होती है ना बच्चों, ये क्या करेंगी, ये दूसरा अर्धसूत्री विभाजन करेंगी। ठीक है ना, तो उनमें क्या होगा, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होगा, फिर जिससे क्या बनेगा, जिससे बनेंगे 4 बराबर अगुणित शुक्राणु परसों का निर्माण होगा। ठीक है, कितने, 4, संख्या में 4 होंगे और अगुणित शुक्राणु परसों का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, ये जो शुक्राणु परसु है ये क्या करेंगे बच्चों, अंत में किसमें, शुक्राणु में रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है, शुक्राणु परसु होते हैं वो क्या करते हैं, अपना रूपांतरण करते हैं और किसमें बदल जाते हैं बच्चों, वो शुक्राणु के अंदर बदल जाते हैं। ठीक है, अब जो शुक्राणु परसु का शुक्राणु में रूपांतरण होने की जो क्रिया है बच्चों वो क्या कहलाती है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है, या फिर कहें कि शुक्राणु जनन कहलाती है। ठीक है, इसको हम डायग्राम से भी देख सकते हैं बच्चों। ये क्या है, शुक्राणु जन कोशिका है। ठीक है, इससे ये क्या करेगी, समसूत्री विभाजन करेगी, अपनी संख्या बढ़ाएगी। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, ये क्या करेगी, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बनाएंगी, और जो प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं हैं उनमें क्या होगा बच्चों, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्या बनेगा, द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं बनेंगी। और फिर हमने क्या पढ़ लिया है कि जो द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं बच्चों, वो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसके फलस्वरूप क्या बनेगा बच्चों, इसके फलस्वरूप बनेगा शुक्राणु परसु। ठीक है, इसे शुक्राणु पूर्व भी कहा जाता है। अब बच्चों ये क्या करेगा, ये अपने में रूपांतरण करेगा। ठीक है, और रूपांतरण करने के बाद किस में बदल जाएगा, शुक्राणु में बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये किस में बदल जाएगा, शुक्राणु में बदल जाएगा। तो अब जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या है कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के नियमन में जो हार्मोन शामिल होते हैं ना बच्चों, उनके नाम बताने हैं। तो देखो कौन कौन से हार्मोन शामिल होते हैं। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के नियमन में
पहला हार्मोन कौन सा बच्चों? GnRH, क्या? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। दूसरा हार्मोन कौन सा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन भी बोलते हैं इसको, ठीक है बच्चों। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर FSH, ठीक है बच्चों। उसके अलावा एंड्रोजन्स, ठीक है। तो ये हार्मोन शामिल होते हैं। अब अगला सवाल आता है, शुक्राणु जनन एवं वीर्य सेचन की परिभाषा लिखनी है बच्चों। किसकी? शुक्राणु जनन की और वीर्य सेचन की। तो चलो देखते हैं। शुक्राणु जनन क्या होता है? वर्ष्ण में जनन उपकला कोशिकाओं से क्या होता है? उसमें समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होते हैं बच्चों, जिससे क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। एवं परिपक्वन होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है और उनका परिपक्वन होता है। और ये जो क्रिया होती है बच्चों, यही क्या कहलाती है? यही क्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है, ठीक है। अब है वीर्य सेचन क्या होता है? तो बच्चों, स्त्री एवं पुरुष के संभोग के दौरान शिश्न के द्वारा शुक्राणु स्त्री की योनि में छोड़ने की क्रिया को वीर्य सेचन कहा जाता है, ठीक है। तो शुक्राणुओं का कहाँ आना? मादा के जनन पथ में आना ही क्या कहलाता है बच्चों? वीर्य सेचन की प्रक्रिया कहलाती है। अब अगला सवाल आता है बच्चों, शुक्राणु का चित्र बनाना है, ठीक है। तो ये क्या है? ये शुक्राणु का चित्र है बच्चों। इसमें हमने पहले भी देख लिया था कि जब हमने शुक्राणु की संरचना पढ़ी थी तब हमने देखा था इसको, ठीक है। ये शुक्राणु है और शुक्राणु का जो अग्रभाग होता है जिसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे शीर्ष कहते हैं, ठीक है। और ये जो शीर्ष होता है इसमें क्या क्या उपस्थित होता है? एक तो इसमें क्या होता है बच्चों? ये अगुणित केंद्रक उपस्थित होता है। और क्या होता है? और इसके आगे एक कीप की जैसी संरचना होती है जिसे अग्रपिंडक कहा जाता है, ठीक है बच्चों। और ये वही अग्रपिंडक है जिसमें क्या होते हैं? एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, ठीक है ना। जो शुक्राणु को ये क्या करता है? अंडाणु के निषेचन में मदद करते हैं, ठीक है बच्चों। अब उसके जो शीर्ष है उसके नीचे का भाग क्या कहलाता है? गिरवा कहलाता है, ठीक है बच्चों। और ये जो भाग है ये मध्य भाग कहलाता है। और जो शुक्राणु होता है बच्चों, उसके मध्य भाग में क्या उपस्थित होते हैं बताओ तो? उसके मध्य भाग में होते हैं क्या? माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं, ठीक है ना बच्चों। क्या अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करते हैं बताओ बच्चों? जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये क्या करते हैं? शुक्राणु को ऊर्जा देते हैं ताकि ये क्या कर सकेगा? गति कर सकेगा, ठीक है बच्चों। अब आता है कि ये जो नीचे का भाग है ये क्या कहलाता है? ये भाग बच्चों पूंछ कहलाता है। ये शुक्राणु की पूंछ होती है, ठीक है। इसके बारे में पहले भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आता है कि शुक्रिय प्रद्रव्य के प्रमुख संघटक क्या है? तो देखो, पुरुष जनन तंत्र की सहायक ग्रंथियों का स्राव शुक्रिय प्रद्रव्य कहलाता है, ठीक है बच्चों। और इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें क्या पढ़ा था आपने? फ्रक्टोज होती है, ठीक है। और क्या होते हैं बच्चों? इसमें कैल्शियम होते हैं, ठीक है ना। और क्या होता है? और इसके अंदर प्रोटीन होती हैं। और हमने पढ़ा था कि इसमें भरपूर मात्रा में एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगला सवाल आता है, जो पुरुष की सहायक नलिकाएं होती हैं बच्चों और जो सहायक ग्रंथियां होती हैं उनके प्रमुख क्या काम है वो देखते हैं। तो बच्चों पुरुष की जो सहायक नलिका और ग्रंथियों के काम देख रहे हैं। जो सहायक नलिका कौन सी? पहली वर्षण जालिका, ठीक है बच्चों। इसका क्या काम होता है? ये क्या करता है कि शुक्रजनन नलिका से प्राप्त शुक्राणुओं को कहाँ? शुक्रवाहिका तक पहुंचाता है, ठीक है बच्चों। ये कहाँ पहुंचाता है? शुक्रवाहिका तक, ठीक है। अगली जो सहायक नलिका है वो क्या है? शुक्रवाहिका। ये क्या करती है बच्चों? ये अधिवर्षण तक शुक्राणुओं को पहुंचाती है, ठीक है। ये कहाँ तक पहुंचाती है? शुक्राणुओं को अधिवर्षण तक पहुंचाती है। तो जो अगली सहायक नलिका है वो कौन सी है बच्चों? अधिवर्षण, ठीक है। अब इसका क्या काम होता है? ये शुक्राणुओं को अधिवर्षण क्या करता है? संग्रहित करता है, ठीक है। और यहाँ शुक्राणुओं का परिपक्वन भी होता है। तो बच्चों जो शुक्राणुओं का परिपक्वन है वो कहाँ होता है? वो अधिवर्षण के अंदर होता है, ठीक है बच्चों। तो जो अगली सहायक नलिका है वो क्या है बच्चों? शुक्रवाहक। और इसका क्या काम होता है? तो बच्चों शुक्राणुओं का वहन एवं मूत्र मार्ग से बाहर स्थानांतरण करना इसका काम होता है, ठीक है बच्चों। अब क्या देखते हैं? अब हम देखते हैं कि जो सहायक ग्रंथियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो बच्चों जो पहली सहायक ग्रंथि है वो क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि। तो ये क्या होती है बच्चों? इसका क्या काम होता है? ये ग्रंथि का जो स्राव है वो शुक्राणुओं को क्या बनाता है बच्चों? शुक्राणुओं को सक्रिय बनाता है, ठीक है। इसका स्राव क्या बनाता है? शुक्राणुओं को सक्रिय बनाता है, ठीक है। और क्या करता है? वीर्य को स्कंदन से रोकता है, जमने से रोकता है, ठीक है बच्चों।
और जो अगली ग्रंथि है उसका क्या नाम है बच्चों? अगली ग्रंथि है वो है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, ठीक है ना। ये एक जोड़ी ग्रंथि होती है, मतलब ये 2 होती हैं, ठीक है ना। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अब इनका क्या काम होता है बच्चों? इनका काम होता है, इनका स्राव मादा की योनि को चिकना कर मैथुन की क्रिया को सुगम बनाता है, ठीक है ना। इससे जो स्राव उत्पन्न होता है, जो स्राव श्रावित होता है, ये क्या करता है बच्चों? ये जो मादा की योनि है उसको क्या करता है? चिकना करता है, जिससे कौन सी क्रिया? मैथुन की क्रिया है वो सुगम बनती है, ठीक है। अब जो अगली ग्रंथि है वो क्या है बच्चों? शुक्राशय। इसमें क्या होता है? इसका स्राव योनि मां की अम्लीयता को समाप्त कर देता है, ठीक है, जिससे क्या होता है? शुक्राणुओं की सुरक्षा मिलती है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है? ये शुक्राणुओं को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है बच्चों। अब जो अगला क्वेश्चन आता है वो है अंडजनन क्या है, और अंडजनन की संक्षिप्त व्याख्या करें, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं कि अंडजनन क्या होता है। तो देखो बच्चों, जो अंडजनन होता है वो क्या होता है कि एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? अंडजनन कहलाती है, ठीक है ना। एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अंडजनन कहलाएगी। अब ये बताओ तो मुझे कि जो मादा युग्मक होता है वो क्या होता है बच्चों? अंडाणु को मादा युग्मक कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब बात आती है कि अंडजनन की शुरुआत कब होती है बताओ? भ्रूणीय परिवर्धन के चरण के दौरान ही हो जाती है। जब जो भ्रूण होता है वो माँ के गर्भ में होता है, उसी दौरान क्या हो जाता है? भ्रूणीय परिवर्धन की अवस्था के दौरान ही क्या होता है? अंडजनन की शुरुआत हो जाती है बच्चों, ठीक है। अब आगे आता है कि जब कई मिलियन मात्र युग्मक कोशिकाएं क्या करती हैं, या फिर ये कहें कि अंडजननी है वो प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर निर्मित होती हैं, ठीक है ना। प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर निर्मित हो जाती हैं। फिर क्या होता है बच्चों? जन्म के बाद अंडजननी का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती है, ठीक है ना। जो जन्म के बाद है, जो अंडजननी का निर्माण भी नहीं होता है और उसकी वृद्धि भी नहीं होती है बच्चों। क्या होता है उसके अंदर? इन कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये क्या करती हैं बच्चों? ये अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी फेज? पूर्वावस्था फर्स्ट, ठीक है ना, प्रोफेज फर्स्ट में प्रविष्ट हो जाती हैं। और फिर क्या होता है? और इस अवस्था में स्थायी तौर पर अवरुद्ध रहती हैं, ठीक है ना। इस अवस्था में ये अवरुद्ध रहती हैं और इन्हें प्राथमिक अंडक कहा जाता है, ठीक है बच्चों। क्या बन गया? प्राथमिक अंडक बन गया। अब क्या होगा? उसके बाद प्रत्येक प्राथमिक अंडक, उसके ऊपर क्या होगा? कणिका में कोशिकाएं बच्चों, कणिका में कोशिकाओं की परत आवर्त हो जाएगी, ठीक है ना। जो प्राथमिक अंडक होता है उसके ऊपर कणिका में जो कोशिकाएं हैं उनका स्तर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा? इन्हें प्राथमिक पुटक कहते हैं, ठीक है ना। तो फिर ये जो प्राथमिक अंडक है, ये फिर ये क्या कहलाएगा? प्राथमिक पुटक कहलाएगा बच्चों, ठीक है। अब आगे आता है कि यह प्राथमिक पुटक क्या करता है? कणिका में कोशिकाओं के और अधिक परतों से आवर्त हो जाता है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर भी क्या होंगी? इसके ऊपर भी कणिका में कोशिकाओं की और अधिक परतें बन जाएंगी, ठीक है। और फिर क्या बनेगा बच्चों? एक और नए प्रावरक स्तर से गिर जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? जिसे द्वितीय पुटक कहा जाता है, ठीक है, जिसे द्वितीय पुटक कहते हैं। अब क्या होगा कि ये जो द्वितीय पुटक है ना बच्चों, ये क्या करेगा? ये शीघ्र ही एक तृतीय पुटक में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। जो द्वितीय पुटक है वो किस में बदल गया? तृतीय पुटक में बदल गया। अब क्या होगा? जिसकी तरल से भरी गुहा को एंट्रम कहा जाता है। देखो बच्चों, जो तृतीय पुटक होता है ना, उसका एक विशिष्ट लक्षण होता है क्या? कि उसके अंदर तरल से भरी हुई गुहा होती है, जिसे क्या कहा जाता है? एंट्रम कहा जाता है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं कि जो प्रावरक स्तर होता है ना बच्चों, वो 2 लेयर होती हैं उसमें। जो पहली होती है उसे क्या कहते हैं? बाह्य प्रावरक, ठीक है। और जो आंतरिक होती है, जो अंदर की तरफ होती है, उसे क्या कहते हैं? आंतरिक प्रावरक, ठीक है बच्चों। इसको डायग्राम से देखते हैं कि पहले क्या बनी? अंडजननी, ठीक है। और अंडजननी में कौन सा विभाजन होगा बच्चों? समसूत्री विभाजन होगा। और फिर क्या बनेगा? प्राथमिक अंडक, ठीक है। और प्राथमिक अंडक में भी विभाजन होगा, तो क्या बनेगा बच्चों? द्वितीयक अंडक, और इससे क्या बन जाएगा? अंडाणु, ठीक है बच्चों। तो अब आगे आता है
तृतीय पुटक के अंदर प्राथमिक अंडक के आकार में वृद्धि होती है। क्या होता है बच्चों, जो तृतीय पुटक होता है उसके अंदर किस में वृद्धि होती है, किसके आकार में वृद्धि होती है, जो प्राथमिक अंडक होता है उसके आकार में वृद्धि होती है, जिससे क्या होगा, और इसका पहला अर्धसूत्री विभाजन पूरा हो जाता है। ठीक है, किसका, जो प्राथमिक अंडक होता है उसका पहला अर्धसूत्री विभाजन पूरा हो जाता है। ठीक है बच्चों, और ये क्या होता है बच्चों, ये जो विभाजन होता है ना, ये असमान विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, एक तो बड़ा अगुणित द्वितीयक अंडक बनता है। ठीक है, क्या बनता है, बड़ा अगुणित द्वितीयक अंडक बनता है, और एक छोटी प्रथम ध्रुवीय पिंड की रचना होती है। ठीक है बच्चों, और क्या बनता है, एक छोटी प्रथम ध्रुवीय पिंड बन गया। ठीक है, फिर क्या होगा, जो द्वितीयक अंडक होता है ना बच्चों, वो प्राथमिक अंडक के पोषक से भरपूर कोशिका द्रव्य की मात्रा संचित रखता है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो तृतीय पुटक है ना बच्चों, वो आगे चलकर किस में बदलेगा, आगे चलकर वो ग्राफी पुटक में परिवर्तित हो जाता है। तृतीय पुटक किस में बदल गया बच्चों, ग्राफी पुटक में बदल जाता है। ठीक है, अब क्या बात आती है कि जो द्वितीयक अंडक अपने चारों ओर क्या करता है, एक पारदर्शी अंडावरण का निर्माण कर लेता है। ठीक है ना बच्चों, जो द्वितीयक अंडक होता है वो अपने चारों तरफ क्या, एक पारदर्शी अंडावरण को आवृत कर लेता है, जिससे क्या होगा, अब ये जो ग्राफियन पुटक है ये क्या कहते हैं, फट जाती है, और अंडाशय से बाहर क्या निकलता है बच्चों, अंड या फिर अंडाणु बाहर निकलता है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों, इसी प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन क्या आता है कि अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का नामांकित आरेख बनाइए। ठीक है बच्चों, ये क्या है, अंडाशय है। ठीक है, अंडाशय में क्या क्या दिखाया गया है, ये तो रुधिर वाहिकाएं हैं। ठीक है बच्चों, और रुधिर वाहिकाएं हैं, ये क्या है बच्चों, ये जो संरचना है ये क्या कहलाता है, प्राथमिक पुटक कहलाता है। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि जो प्राथमिक पुटक है उसके ऊपर धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, उसके ऊपर धीरे धीरे कणिका में कोशिकाओं का स्तर बन जाता है, जो जिससे क्या बनता है, द्वितीयक पुटक बनता है। ठीक है, और द्वितीयक पुटक के ऊपर और अधिक कौन सी कोशिकाएं, कणिका में कोशिकाएं है वो आवृत हो जाती हैं, जिससे क्या बन जाता है बच्चों, तृतीय पुटक बन जाता है। ठीक है ना, और ये जो तृतीय पुटक है इसके अंदर क्या, हमने इसका जो विशिष्ट लक्षण पढ़ा था वो क्या पढ़ा था बच्चों, कि इसके अंदर एक गुहा होती है, जिसे क्या कहा जाता है, ये जो तरल से भरी हुई गुहा है ये क्या कहलाती है बच्चों, एंट्रम कहलाती है। ठीक है, और ये किस में बदलेगा, ये ग्राफी पुटक में बदलेगा, और जो ग्राफी पुटक है वो फटकर क्या करेगा बच्चों, अंडाणु को मोचित करेगा या फिर रिलीज करेगा। ठीक है, समझ आया। अब बात करते हैं अगले सवाल की, ग्राफी पुटक का। अब ग्राफी पुटक तो हमने देख लिया है बच्चों। ठीक है, तो ग्राफी पुटक का भी वही डायग्राम आएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले सवाल पे, निम्नलिखित के कार्य बताइए। ठीक है ना, पीत पिंडक, गर्भाशय अंड स्तर, अग्रपिंड, शुक्राणुपुच्छ और झालर, इन सबके काम बताने हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं। जो पित्तपिंड होता है ना बच्चों, उसका क्या कार्य होता है, तो देखो कि पित्तपिंड के द्वारा स्रावित प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, भ्रूण के सफल परिवर्धन के लिए गर्भ को बनाए रखता है। ठीक है बच्चों, ये जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, ये क्या करता है, गर्भ को बनाए रखता है। ठीक है बच्चों, और इसलिए इसे सहगर्भता हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला काम क्या हो गया इसका, जो पित्तपिंड है इसका पहला काम हो गया क्या, कि ये गर्भ को बनाए रखता है। फिर अगला काम क्या होगा, भ्रूण परिवर्धन पूर्ण हो जाने के उपरांत क्या होता है, शिशु के जन्म के लिए जो पित्तपिंड के द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन क्या किया जाता है बच्चों, उत्पन्न किया जाता है। कौन सा हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन उत्पन्न किया जाता है। ये किसका काम पढ़ा है हमने, ये हमने पित्तपिंड के काम पढ़ लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो गर्भाशय का अंतः स्तर होता है ना बच्चों, उसका क्या कार्य होता है। ठीक है, तो इसका कार्य होता है, यह स्तर क्या होता है, ग्रंथिल होता है। ठीक है ना, जो गर्भाशय का अंतः स्तर होता है वो क्या होता है बच्चों, ग्रंथिल होता है। ठीक है, तथा कोरकपुटी गर्भाशय के अंतः स्तर में स्थापित होता है। जो कोरकपुटी होता है बच्चों, वो कहाँ अंतः स्थापित होता है, गर्भाशय के अंतः स्तर में। ठीक है, तो ये इसका पहला काम हो गया। और आवर्त चक्र के दौरान गर्भाशय के इसी स्तर में क्या होते हैं, चक्रीय परिवर्तन होते हैं। तो बच्चों क्या, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तभी भी किसमें, जो आंतरिक स्तर होता है उसी में परिवर्तन होते हैं। कौन से परिवर्तन होते हैं बच्चों, चक्रीय परिवर्तन होते हैं। ठीक है,
अब अगला इसका काम है कि इसी स्तर की जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती है बच्चों, जो रक्त कोशिकाएं एवं ग्रंथियां होती हैं वो फट जाने से क्या होता है, रक्तस्राव प्रारंभ होता है। ठीक है, और रक्त एवं गर्भाशय ऊतक योनि मार्ग के द्वारा क्या होते हैं बच्चों, बाहर निकलते हैं और इसे ही क्या कहा जाता है बच्चों, इसे ही ऋतुस्राव या फिर रजोधर्म कहा जाता है। ठीक है, अब आगे आता है क्या, अग्रपिंडक का क्या काम है। तो देखो बच्चों, जो अग्रपिंडक होता है वो क्या काम करता है, इसे एक्रोसोम भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक्रोसोम के द्वारा हाइलोयूरोनाइडेज नामक एक एंजाइम स्रावित किया जाता है। ठीक है, और ये एंजाइम क्या करता है, जो निषेचन के दौरान अंडाणु कलाओं को घोलने का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, तो क्या अंडाणु के निषेचन में सहायता करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है बच्चों, अंडाणु के निषेचन में सहायता करता है। अब आगे आता है जो शुक्राणु पूंछ होती है उसका क्या कार्य होता है बच्चों, तो देखो यह शुक्राणुओं को गति प्रदान करने में सहायता करती है। ठीक है, तो पहला काम क्या हुआ कि ये गति प्रदान करने में सहायता करती है, और क्या करती है बच्चों, शुक्राणु के मध्य खंड में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये जब हमने शुक्राणु की संरचना पढ़ी थी तब हमने देखा था ना बच्चों, तो ये क्या कह रहे हैं कि जो मध्य खंड होता है उसमें क्या पाए जाते हैं बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ठीक है, और जो पूंछ को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो जो पूंछ है वो गति कर रही है, उसके पास ऊर्जा कहाँ से आ रही है, माइटोकॉन्ड्रिया से आ रही है। ठीक है बच्चों, अब आता है जिसे शुक्राणु की पूंछ की सहायता से निषेचन के लिए अंड तक पहुंचता है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, शुक्राणु है वो कहाँ तक पहुंच पाता है बच्चों, वो अंड तक पहुंच पाता है। ठीक है, अब जो झालर होता है बच्चों उसके क्या काम है, तो अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में ये झालर है, ये सहायक होते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों, जब अंडाणु है वो क्या होता है, मोचित होता है, रिलीज होता है, तो ये क्या करती हैं झालर, ये अंडाणुओं को संग्रह कर लेती हैं। ठीक है बच्चों, अब जो अगला है वो सवाल क्या है, सही या गलत बताने हैं अपन को। ठीक है, तो पहला क्या है, जो एंड्रोजन्स का उत्पादन है वो सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा होता है। बताओ बच्चों ये सही है कि गलत है। जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं क्या वो किसका, एंड्रोजन्स का स्रावण करती हैं, नहीं बच्चों, ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, अब जो अगला सवाल है वो क्या है, शुक्राणु को सर्टोली कोशिकाओं से पोषण प्रदान होता है। ठीक है, तो ये जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं क्या, बताओ तो, हाँ ये क्या है, सही है बच्चों। ठीक है, अब आता है कि लीडिंग कोशिकाएं अंडाशय में पाई जाती हैं। बताओ जो लीडिंग कोशिकाएं हैं वो अंडाशय में पाई जाती हैं क्या, नहीं, तो इसमें क्या आएगा, गलत। तो बच्चों अगला जो है वो क्या आएगा, लीडिंग कोशिकाएं पूजनों को संश्लेषित करती हैं। बताओ जो एंड्रोजन्स होते हैं उनको क्या करती हैं, संश्लेषित करती हैं लीडिंग सेल्स। बताओ सही है कि गलत, तो बच्चों ये क्या है, सही। अब आगे आता है अंडजनन पित्तपिंड में संपन्न होता है, ये सही है कि गलत है बच्चों, तो ये क्या है, गलत। अब जो आगे आता है वो क्या आता है कि सैगर्भता के दौरान आवर्त चक्कर बंद हो जाता है। बताओ ये सही है कि गलत, तो बच्चों ये बिल्कुल सही है कि सैगर्भता के दौरान क्या है, आवर्त चक्कर है वो बंद हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अगला सवाल है योनिछिद की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्जिनिटी या फिर यौन अनुभव का विश्वसनीय संकेत नहीं है। तो बच्चों ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब जो अगला सवाल आता है आवर्त चक्कर क्या है, आवर्त चक्कर का कौन से हार्मोन नियमन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कि आवर्त चक्कर क्या है। तो देखो बच्चों जो आवर्त चक्कर है वो किसमें पाया जाता है, प्राइमेट्स मादाओं में पाया जाता है। ठीक है ना, बंदर, कपी, मानव, ठीक है, करने वाले जनन चक्कर को आवर्त चक्कर कहते हैं। जो मादा प्राइमेट्स होती है ना बच्चों उनमें पाए जाने वाले जनन चक्कर को क्या कहा जाता है, आवर्त चक्कर या फिर रजोधर्म कहते हैं। ठीक है, अब आता है स्त्रियों में रज चक्कर या ऋतुस्राव है वो कितने दिन की अवधि बच्चों, 28 से 29 दिन का होता है। ठीक है, और जो प्रथम रज चक्कर आता है वो कब आता है, तरुणावस्था बच्चों, जब किशोरावस्था शुरू होती है ना तब प्रारंभ होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, रजोदर्शन। जब पहली बार क्या आता है बच्चों, पहली बार जो आवर्त चक्कर आता है, पहली बार जो रज चक्कर होता है वो क्या कहलाता है, रजोदर्शन कहलाता है। ठीक है बच्चों,
अब इस चक्कर के दौरान स्त्रियों की योनि से क्या होता है, महीने में एक बार रक्त स्राव होता है। और कितने दिनों के लिए होता है बच्चों, ये 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है। ठीक है, ये जो रक्त स्राव है ये कितने, किसी जो मादा है उसमें 3 दिन तक, किसी में 5 दिन तक रहता है। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि जो 50 वर्ष की उम्र में यह चक्कर है लगभग समाप्त हो जाता है। कितने वर्ष की उम्र में बच्चों, 50 वर्ष की उम्र में। ठीक है, और इस अवस्था को क्या बोलते हैं, इस अवस्था को रजोनिवर्ती कहा जाता है। ठीक है बच्चों, और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें आवर्त चक्कर क्या होता है बच्चों, अनुपस्थित होता है, बंद होता है। ठीक है, अब आता है कि आवर्त चक्कर है उसमें कौन से हार्मोन है वो नियमन करते हैं। तो देखो बच्चों, गोनेडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है ना, ये जो हार्मोन है ये क्या करते हैं, ये आवर्त चक्कर में है उसको नियमन करते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो अगला सवाल है वो क्या है, पार्श्व क्या है, पार्श्व को प्रेरित करने में कौन कौन से हार्मोन शामिल हैं। तो ये देखते हैं बच्चों की पार्श्व क्या है। तो देखो बच्चों, पार्श्व होता है वो क्या होता है, मानव में सहगर्भता की औसत अवधि लगभग कितनी होती है, 9.5 माह होती है। कितनी होती है बच्चों, 9 महीने या फिर 9.5 माह होती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे गर्भावधि कहते हैं। और सहगर्भता के अंत में गर्भाशय के जोरदार संकुचनों के कारण क्या होता है बच्चों, जो गर्भ होता है वो क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, और गर्भ के बाहर निकलने की इस क्रिया को क्या बोलते हैं, शिशु जन्म या फिर प्रसव कहा जाता है। ठीक है ना, जो गर्भ है उसके बाहर निकलने की जो क्रिया है उसी को क्या कहा जाता है बच्चों, प्रसव या फिर शिशु जन्म कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब जो आगे है वो आता है कि प्रसव के लिए संकेत है वो पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपरा से उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना, और ये क्या होते हैं, इससे क्या हल्के गर्भाशय संकुचनों को प्रेरित करते हैं। ठीक है, जो गर्भाशय होता है उसमें हल्के संकुचन शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों अब बात आती है ये मातृपीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन बच्चों, ऑक्सीटोसिन गर्भाशय पेशी स्तर पर कार्य करता है। और इसके कारण जोर जोर से क्या होते हैं, इसके कारण बच्चों जोर जोर से गर्भाशय पे संकुचन होने लग जाते हैं। और फिर गर्भाशय संकुचन है वो ऑक्सीटोसिन के अधिक स्रावण को उद्दीपित करता है, और जिससे फिर क्या होगा, जो गर्भाशय है बच्चों उसमें संकुचनों तथा ऑक्सीटोसिन के स्राव के बीच में क्या हो जाता है, लगातार उद्दीपक प्रतिवर्त के कारण यह संकुचन क्या हो जाते हैं, तीव्र से तीव्रतर हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, जिससे क्या होगा, इससे शिशु है वो माँ के गर्भाशय से जनन नाल के द्वारा क्या होगा, बाहर आ जाता है। और ये क्या कहलाती है बच्चों, ये प्रसव की क्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों अब क्या होता है, प्रसव क्या होती है, एक जटिल तंत्र अंतस्रावी क्रिया होती है बच्चों। ठीक है, इसमें कौन कौन से हार्मोन होते हैं बच्चों, इसमें कोर्टिसोल होता है, एस्ट्रोजन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है। ठीक है बच्चों, तो अब जो अगला सवाल आता है वो है कि हमारे समाज में लड़कियां जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है। ठीक है, तो बताएं कि यह क्यों सही नहीं है। तो देखते हैं बच्चों ये कैसे। स्त्री में गुणसूत्रों का स्वरूप क्या होता है बताओ, XX होता है, ये हमने पढ़ लिया था पहले। और जो पुरुष होता है उसमें क्या होते हैं, XY गुणसूत्र होते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है, इसलिए स्त्री द्वारा उत्पादित सभी अगुणित युग्मकों में क्या होगा बच्चों, X लिंग गुणसूत्र होगा। ठीक है, और जबकि जो पुरुष युग्मक होते हैं उसमें जो लिंग गुणसूत्र है उसमें क्या होंगे बच्चों, X और Y लिंग गुणसूत्र होंगे। जो मादा होती है उसमें कौन से लिंग गुणसूत्र, X होंगे। ठीक है ना, दोनों लिंग गुणसूत्र कौन से होंगे बच्चों, X होंगे। और जो नर है उसमें क्या होंगे, X और Y लिंग गुणसूत्र होंगे। ठीक है, इसलिए 50% शुक्राणुओं में क्या होता है, X लिंग गुणसूत्र होते हैं बच्चों, और दूसरे 50% शुक्राणुओं में क्या होते हैं, Y लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, समझ आया। तो अब क्या होगा, इसलिए पुरुष एवं स्त्री युग्मकों के संलयन के पश्चात युग्मनज में या तो क्या होंगे, XX गुणसूत्र होंगे या फिर क्या होंगे, XY लिंग गुणसूत्र होंगे। ठीक है ना बच्चों, तो इसको हम डायग्राम से देखते हैं। ये डायग्राम है, ये क्या है बच्चों, ये है मादा। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, XX गुणसूत्र है। ठीक है, और ये क्या है नर, इसमें कौन से गुणसूत्र है, इसमें XY गुणसूत्र है। तो बच्चों जो नर होता है या जो मादा होती है उसका X गुणसूत्र जो नर होता है उसके X गुणसूत्र से मिलता है तो क्या बनता है बच्चों, लड़की बनती है। ठीक है,
और जो मादा का X गुणसूत्र होता है वो पुरुष के Y गुणसूत्र से मिलता है, तो बच्चों क्या बनता है, X गुणसूत्र Y गुणसूत्र से मिलेगा तो बच्चों क्या बनेगा, लड़का बनता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये निर्भर करेगा किसके ऊपर बच्चों, बताओ कि X या Y लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में से कौन सा अंडाणु को निषेचित करता है। ठीक है, जिस युग्मनज में X गुणसूत्र होंगे वह एक मादा शिशु के रूप में होगा, जबकि क्या होगा बच्चों, जो XY गुणसूत्र वाला युग्मनज है वो क्या होगा, नर शिशु के रूप में विकसित होगा। ठीक है बच्चों, और इसी कारण कहा जाता है कि वैज्ञानिक रूप से ये कहना सत्य है कि शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के द्वारा होता है, ना कि माता के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो अगला सवाल आता है, एक माह में मानव अंडाशय में कितने अंडे मोचित होते हैं। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है, यदि माता ने समरूप या फिर जुड़वा बच्चों को जन्म दिया हो तो आप क्या सोचते हैं कि कितने अंडे मोचित हुए होंगे, कितने अंडे रिलीज हुए होंगे। ठीक है, उसके आगे क्या पूछ रहा है, क्या आपका उत्तर बदलेगा यदि जन्मे हुए जुड़वा बच्चे क्या हो, द्विअंडज यमज थे। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर बच्चों। तो बच्चों हर महीने मानव अंडाशय से एक अंडा मोचित होता है। ठीक है, और समरूप जुड़वा बच्चों को यदि किसी माता ने जन्म दिया है तो क्या हुआ होगा बच्चों, 2 अंडे मोचित हुए होंगे। ठीक है ना, और अगर वो जुड़वा बच्चे वो कहें द्विअंडज हैं तो भी अपना उत्तर नहीं बदलेगा। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, धन्यवाद।